गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 के मेरे स्टूडेंट के लिए ये नंदिनी का चैप्टर दूसरा चैप्टर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो कि आपके PT2 में आने वाला है। हर बार की तरह रोज़ मुझे एक ही बात कहनी पड़ती है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने से आपको कोई पैसे नहीं मिलते। अभी अभी मैंने क्वेश्चन 24-25 का प्रीवियस ईयर का PT2 का क्वेश्चन अपलोड किया, जिसमें 64 व्यूज़ है, लेकिन लाइक केवल 1 है। कितना बुरा लगता है देखने में। इतनी कंजूसी अच्छी नहीं होती। दिल थोड़ा बड़ा रखो, खुद का भला, दूसरों का भला करोगे तो खुद का भला होगा। खैर, शुरू करते हैं। गुप्त वंश का एक बड़ा निर्बल और कायर शासक था राजा रामगुप्त। एक शक राजा के आक्रमण करने पर गुप्त राजा पराजित हो गया था। एक शक राजा के आक्रमण करने पर गुप्त राजा पराजित हो गया था। शक एक जाति का राजा था, शक जाति का। तब गुप्त राजा ने अपनी रानी ध्रुवस्वामिनी को शक राजा के रणनिवास में भेजने का निर्णय लिया। रानी ध्रुवस्वामिनी कई हजार पालकियों के काफिले के साथ जा रही थी। शक राजा ध्रुवस्वामिनी को पाने के लिए उतावला हो रहा था। ध्रुवस्वामिनी की पालकी शक राजा के शिविर में उतरी। राजा स्वागत के लिए आगे बढ़ा। पालकी से एक युवती भेषधारी युवक उतरा। उसने एक बार में ही राजा की हत्या कर दी। हजारों पालकियों से उतरकर गुप्त सैनिक सक्सेना पर टूट पड़े। इस तरह सक्सेना परास्त हो गई। क्या आप जानते हैं कि वह युवती भेषधारी युवक कौन था? वे थे रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय। द्वितीय मीन्स दूसरा, जिन्हें भारतीय इतिहास में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त बचपन से ही स्वाभिमानी थे। अपने पिता के जीवन काल में ही उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दे दिया था। उन्होंने शक द्वारा किए गए अपमान का बदला बुद्धि से लिया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य धर्मपरायण थे, यानी धर्म को मारने वाले थे। वे सभी धर्मों का आदर करते थे। उनके शासनकाल में धर्म के आधार पर अत्याचार नहीं किया जाता था। उन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कई राज्यों से सहायता पाकर मालवा, गुजरात, सौराष्ट्र, समस्त उत्तर व मध्य भारत तथा कुषाणों, पल्लवों, बंगाल व पंजाब पर विजय प्राप्त की थी। इसलिए कहा जाता है कि चंद्रगुप्त महान विजेता होने के साथ साथ सफल कूटनीतिज्ञ भी थे, यानी रणनीति कैसी होनी चाहिए वो जानते थे। अपने पिता की भांति चंद्रगुप्त कला और संस्कृति के प्रति अनुराग रखते थे, मीन्स प्रेम रखते थे। उन्होंने विद्वानों व कवियों को पूरा संरक्षण दिया हुआ था। उनके दरबार में नवरत्न थे। कालिदास उन नवरत्नों में से एक थे। तो कालिदास किनके दरबार के कवि थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के राजदरबारी कवि थे। गुप्त काल में कला के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। विभिन्न क्षेत्रों पर विजय पाने के बाद ही चंद्रगुप्त को विक्रमादित्य की उपाधि मिली। तो चंद्रगुप्त को विक्रमादित्य की उपाधि कैसे मिली? विभिन्न क्षेत्रों पर विजय पाने के बाद ही चंद्रगुप्त को विक्रमादित्य की उपाधि मिली। पश्चिमोत्तर भारत के गण राज्यों को परास्त करने के कारण ही चंद्रगुप्त को गणों का शत्रु कहा गया। गणरी का मतलब क्या है? गणों का शत्रु। मालवा की विजय चंद्रगुप्त के लिए बहुत सहायक सिद्ध हुई। इससे उसके राज्य की सीमाएं समुद्र तट तक फैल गई। गुप्त साम्राज्य की राजधानी उज्जैन, जो पहले उसका नाम था अवंती थी, ये गुप्त राज्य की राजधानी का नाम क्या था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंडरलाइन कर लेना। गुप्त साम्राज्य की राजधानी उज्जैन, जो अवंती, ये भी याद रखना। पुराना नाम क्या था, नया नाम क्या है। ये नगर उस समय शिक्षा, साहित्य, कला एवं व्यापार का प्रमुख केंद्र था। अन्य शहर व बंदरगाह भी काफ़ी विकसित अवस्था में थे। दिल्ली के महरौली नामक स्थान पर स्थित लोहे की लाठ आज भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की महान उपलब्धियों को याद दिलाती है। चीनी यात्री फाइयान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में ही भारत आया था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड एंड अंडरलाइन। फाइयान कौन था? एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। वह 6 वर्षों तक भारत में रहा तथा उसने तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक दशा का बहुत सुंदर वर्णन किया है। चंद्रगुप्त द्वितीय दान, यज्ञ तथा वैदिक परंपराओं में आस्था रखते थे। उनकी श्रद्धा मुख्य रूप से विष्णु भगवान में थी। अन्य महान भारतीयों की तरह चंद्रगुप्त भी धर्म के प्रति पूर्ण उदार एवं सहिष्णु थे। कैसे उच्चारण करोगे? सहिष्णु यानी दयालु थे। इसलिए जैन, बौद्ध तथा अन्य मतावलंबियों को उनके शासन में निश्चिंतता मिलती थी। चंद्रगुप्त ने एक ऐसी राज्य की स्थापना की थी जो सुख, शांति, समृद्धि और प्रगति में विश्व भर में अद्वितीय स्थान रखता है, यानी
यूनिक स्थान रखता है। इतिहास में चंद्रगुप्त को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। भारत का यह आदर्श सम्राट एक महान युद्ध और कुशल प्रशासक था। अपने पराक्रम, सुव्यवस्थित शासन, धार्मिक सहिष्णुता, विद्या अनुराग तथा कला प्रेम के द्वारा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने भारत की संस्कृति और समृद्धि को उसके श्रेष्ठतम शिखर तक पहुंचाया। इसी कारण गुप्त काल किसका काल था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का काल। भारत के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है, ये सोने का काल कहा जाता है, सोने का समय कहा जाता है। विक्रमादित्य का नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है, गोल्डन अक्षरों में अंकित है। 415 ईस्वी तक शासन करने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु कब हुई थी? 415 ईस्वी में। तो रानी ध्रुव स्वामी के भेष में कौन था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था। गुप्त राज्य की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन, जो प्राचीन नाम था अवंती, है ना। विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत पर यात्रा में आए एक चीनी यात्री का नाम क्या था? फाहियन था। तो वो कब आया था? कितने वर्षों तक भारत रहा था? 6 वर्षों तक रहा था। उसने क्या लिखा था? उसने भारत की तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक दशा का बहुत सुंदर वर्णन किया था। गुप्त काल को भारतीय के इतिहास में स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक तथा दसों दिशाओं से सब कुछ अच्छा था। देश में शांति थी, समृद्धि थी, प्रगति थी, विश्व भर में शांति थी, है ना। शत्रु का कहीं नामो निशान नहीं था। और ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बहुत धार्मिक, सहिष्णु प्रकृति का व्यक्ति था। सभी धर्म के लोगों को वो आदर करता था और सभी धर्मों के लोग यहाँ सुख और चैन से रह सकते थे। इसलिए गुप्त काल को भारत के इतिहास काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस तरह से ये डिस्क्रिप्शन विथ एक्सरसाइज ये पूरा हुआ। उम्मीद है आपके काम आएगा। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। वंस अगेन सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड फॉलो मी। गॉड ब्लेस यू।